वह आमंत्रण जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या आपने कभी किसी अमीर को सिर्फ इसलिए किसी को आमंत्रित करते देखा है ताकि उसे बर्बाद कर सके? अर्जुन सिंघानिया ने ऐसा ही किया था, लेकिन जब ईशानी ने उस दरवाजे से अंदर कदम रखा तो असल में थरथराया वह था। सिंघानिया ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफिस में महंगे इत्र और नए नए पॉलिश किए गए फर्श की खुशबू फैल रही थी। यह कोई सुखद गंध नहीं थी, यह सत्ता की गंध थी। ऐसी गंध जो बिना शब्दों के ही आपको बता देती है कि आप सामाजिक पदानुक्रम में कहां खड़े हैं। राधा शर्मा 50 वर्षीय हर शाम की तरह अपनी सफाई की ट्रॉली धकेल रही थी। वह कोई शोर नहीं करती थी, न ज्यादा देखती थी। उसने सीख लिया था कि ऐसी जगहों पर विनम्र लोग तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक किसी को आपको एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े। लिफ्ट खुली और गलियारे में पतली हंसी की आवाजें बिखर गईं। गहरे रंग के सूट, साधारण घड़ियां, ऐसे जूते जो कभी कीचड़ में नहीं पड़ते। उनके बीच ऐसे चलते हुए जैसे यह इमारत उसके बनने से पहले से उसकी थी, आ रहा था अर्जुन सिंघानिया, 30 साल का। एक उत्तम मुस्कान और ऐसी आंखें जैसे उसे कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी हो। राधा ने सहज रूप से अपनी नजरें झुका लीं, डर से नहीं बल्कि आदत से। अर्जुन उसे देखे बिना या देखने का नाटक करते हुए गुजर गया। कुछ ही गज की दूरी पर इवेंट्स डायरेक्टर मीरा अपने टैबलेट पर एक सूची देख रही थी। उसके चेहरे पर वैसी ही तनाव था जैसा दूसरों की चमक धमक को व्यवस्थित करने वाले का होता है। उसने आदमियों की हंसी सुनी और ठीक उसी समय ऊपर देखा जब उसने विक्रम कपूर, जो उसका बड़ा साथी था, को अर्जुन की ओर झुकाकर शर्त लगाते हुए देखा। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम में हिम्मत नहीं है, विक्रम ने मजे से कहा। सबके सामने नहीं। अर्जुन ऐसे मुस्कुराया जैसे जिंदगी एक खेल हो। किसकी हिम्मत? विक्रम ने अपनी ठोड़ी से गलियारे की ओर इशारा किया, राधा और उसकी ट्रॉली की तरफ। वही पुराना खेल। उसने कहा, इसे जरा स्टाइलिश बनाओ, साफ सुथरा बनाओ, सफाईकर्मी की बेटी को बुलाओ और बाकी काम यह महफिल कर देगी। मीरा तनाव में आ गई, केवल नैतिकता के लिए नहीं बल्कि इसीलिए कि वह जानती थी कि इस तरह के मजाक से किस तरह की आग लग सकती है। अर्जुन को कोई सदमा नहीं लगा बल्कि वह चमक उठा। बेटी, उसने दोहराया। उसकी बेटी है, विक्रम ने कंधे उचका दिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ छिपाने को होता है या कुछ न कुछ बचाने को होता, यहां तक कि सफाई करने वाले के पास भी, उसने उस मीठी क्रूरता के साथ कहा जो मजाक का भेष धारण करती है। राधा अचल खड़ी रही, जैसे मोप का वजन दोगुना हो गया हो। उसे गर्दन तक गर्मी महसूस हुई, अपनी पहचान पर शर्मिंदगी के लिए नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह व्यवहार किए जाने के क्रोध के लिए। उसने हिलने, आगे बढ़ने की कोशिश की, हमेशा की तरह, लेकिन नियति ने एक बाधा डाल दी। ट्रॉली का एक पहिया एक दरवाजे के कोने से टकराया और आवाजें सामान्य से ज्यादा तेज हुई। सबने देखा। अर्जुन ने उसे पहली बार देखा, जैसे वह अचानक अस्तित्व में आ गई हो। उसकी मुस्कान बरकरार रही। राधा, है ना? उसने औपचारिक तरीके से कहा, जिसके पीछे ठंडक थी। सब ठीक है? राधा ने घूंट निगला। हाँ साहब, उसने जवाब दिया, थोड़ा सिर झुकाते हुए। समर्पण के लिए नहीं बल्कि और गोला बारूद न देने के लिए। अर्जुन ने ट्रॉली को देखा, फिर उसे देखा। मुझे एक बात बताओ, उसने झूठी जिज्ञासा भरी आवाज में कहा। आपकी बेटी काम करती है? राधा को पेट में एक चुभन महसूस हुई। मेरी बेटी? वह बुदबुदाई। हाँ, काम करती है। मीरा ने टैबलेट से अपनी नजरें हटाईं। वह जानती थी कि क्या होने वाला है। अर्जुन और मुस्कुराया। उत्तम, उसने कहा, क्योंकि शुक्रवार को हमारी एक भव्य पार्टी है, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और मैं चाहूंगा कि आपकी बेटी उसमें शामिल हो। गलियारे में सन्नाटा छा गया, सम्मान से नहीं बल्कि आश्चर्य से। राधा ठंडी पड़ गई। मेरी बेटी? अर्जुन ने सिर हिलाया जैसे वह कोई सम्मान दे रहा हो। हाँ, मैं चाहता हूं कि वह देखे कि असली दुनिया कैसे काम करती है, उसने कहा। इसके अलावा प्रेरणा देना हमेशा अच्छा होता है। विक्रम ने दबी हुई हंसी हंस दी। मीरा ने असहज रूप से टैबलेट को कसकर पकड़ लिया। राधा ने महसूस किया कि हवा निकल रही है। यह आमंत्रण नहीं था, यह फंदे के साथ एक जाल था। मुझे नहीं लगता कि वह, राधा ने कोशिश की। अर्जुन ने उसे ऐसी नरमी से रोका जो दर्द देती थी। बस उसे आने के लिए कहो, उसने कहा। मुझे तुम्हें पता देने में खुशी होगी। वह इतना पास आया कि राधा को उसका महंगा इत्र महसूस हुआ और उसने ट्रॉली के किनारे एक काला कार्ड रख दिया, जैसे कोई मेज पर सिक्का छोड़ जाता है। उसका नाम क्या है? उसने पूछा। राधा नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन अगर वह नहीं बोलती तो बात और बिगड़ती, और उस इमारत में उसकी जैसी लोग मना करके कुछ नहीं जीतते थे। ईशानी, उसने दबे गले से जवाब दिया। ईशानी शर्मा। अर्जुन ने एक धीमी मुस्कान के साथ नाम दोहराया। ईशानी,
उसने बहुत अच्छे से कहा, उसे आने के लिए कहो, मैं मिलना चाहता हूं। और वह चला गया, गलियारे को इत्र और अपमान की गंध से भरते हुए। राधा उस काले कार्ड को हाथ में पकड़े खड़ी रही। मीरा कुछ बोलने की दुविधा में पास आई, लेकिन ऊपरी मंजिलों पर भी हस्तक्षेप करने का डर रहता है। राधा, मीरा ने धीरे से बुदबुदाया। सावधान रहना। राधा ने उसे बिना घृणा के, केवल थकान के साथ देखा। मैं हमेशा सावधान रहती हूं, उसने कहा। उस रात अपने छोटे से घर में राधा ने कार्ड को मेज पर ऐसे रखा जैसे वह जल रहा हो। यह आमंत्रण नहीं था, यह एक चेतावनी थी। जब 25 साल की ईशानी शर्मा काम से लौटी तो उसने तुरंत ही इसे देख लिया। उसने यह नहीं पूछा, यह क्या है? उसने कुछ गहरा पूछा। माँ, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? उसने शांत स्वर में कहा। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। उन्होंने मुझे तुम्हें आमंत्रित करने के लिए बुलाया है, उसने फुसफुसाया, तुम्हारी हंसी उड़ाने के लिए। ईशानी ने बिना जल्दबाजी के काला कार्ड उठाया, पढ़ा। उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। वह डरी हुई नहीं थी, शांत थी, मानो उसने इस अपमान की कल्पना पहले ही कर ली हो। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? राधा ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए पूछा। ईशानी पास आई, मां के सफेद बालों को कान के पीछे किया और धीरे से दृढ़ता से बोली, वे मुझे छोटा देखना चाहते हैं, उसने कहा। पर मैं छिपूंगी नहीं। राधा ने घूंट निगला। वे तुम्हें शब्दों से चोट पहुंचाएंगे। ईशानी ने अपनी मां की आंखों में देखा। कोशिश करें, उसने कहा। शब्द तभी दर्द देते हैं जब हम उन पर विश्वास करते हैं। राधा को सीने में जकड़न महसूस हुई। ईशानी ने कार्ड को एक बार फिर देखा। मैं जाऊंगी मां, उसने कहा, और मैं वैसे ही जाऊंगी जैसे जाना चाहिए। राधा ने कांपते हुए फुसफुसाया। कैसे? ईशानी ने अपनी आवाज ऊंची किए बिना जवाब दिया। एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो अस्तित्व के लिए अनुमति नहीं मांगता, जैसे मैं हूं। और यह अर्जुन को लगा पहला झटका था जो उसने आते नहीं देखा था। काला कार्ड मेज पर एक सोते हुए जानवर की तरह पड़ा रहा, शांत लेकिन दांतों वाला। राधा शर्मा उस रात ठीक से खाना नहीं खा पाई। वह प्लेट में चम्मच हिलाती रही, जैसे शोर उसे सोचने से रोकने में मदद करेगा। वह 50 साल की थी और दुनिया की चालबाजियां जानती थी। जब अमीर आमंत्रित करते हैं तो हमेशा बांटने के लिए नहीं होता, कभी कभी वे दिखाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ईशानी इसके विपरीत घर में शांति से घूम रही थी। ऐसे नहीं जैसे उसे खतरा समझ नहीं आता, बल्कि ऐसे जैसे वह इतना समझती है कि उसने पहले ही तय कर लिया है कि वह हावी नहीं होने देगी। मां, उसने उसके सामने बैठकर कहा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या डराता है? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की और एक अजीब सा चेहरा बना। कि वे तुम्हें अपमानित करें, उसने जवाब दिया। कि वे तुम्हें ऐसे देखें जैसे तुम कुछ भी नहीं हो। ईशानी ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं जैसे कुछ निगल रही हो। उन्होंने जिंदगी भर यही कोशिश की है, उसने कहा। एक पार्टी मुझे तोड़ नहीं पाएगी। राधा ने अपने होंठ भींचे। पर ये लोग सड़क के लोगों की तरह मजाक नहीं उड़ाते। बेटी, उसने फुसफुसाया, वे सुंदर शब्दों से करते हैं जो काटते हैं। ईशानी ने सिर हिलाया। इसलिए मैं तैयार होकर जाऊंगी, उसने कहा। राधा ने कार्ड की ओर इशारा किया। और किससे? ईशानी, उसने पूछा। ऐसी ड्रेस की कीमत तो मेरी कई महीनों की तनख्वाह है। ईशानी ने कार्ड को देखा, फिर अपनी मां को देखा। मैं उस आदमी से कुछ नहीं मांगूंगी, उसने कहा। न 1 रुपया, न कोई एहसान, न कोई माफी। मैं उसके साथ जाऊंगी जो मेरे पास है और जो मैं हूं। राधा को थोड़ी राहत महसूस हुई और साथ ही एक नया डर भी। और तुम्हारे पास क्या है? उसने पूछा। ईशानी उठी और कमरे में चली गई। वह एक पुरानी कपड़े की थैली के साथ लौटी। उसने एक छोटी नोटबुक, एक पेन और कागज में संभाल कर रखा एक ब्रोच निकाला। साधारण धातु का, लेकिन ध्यान से रखा हुआ, एक साधारण, लगभग सुंदर आकार का। राधा उस ब्रोच को ऐसे देखती रही जैसे वह कोई पुरानी याद हो। यह तुम्हारी दादी का था, ईशानी ने बुदबुदाया। राधा ने सिर हिलाया। और तुम्हारा? उसने कहा। तुमने इसे तब संभाला जब हमारे पास कुछ नहीं था। मैं इसे तब पहनूंगी जब वे मुझे कुछ भी नहीं महसूस कराने की कोशिश करेंगे। राधा ने घूंट निगला। तुम्हें लगता है कि एक ब्रोच से? ईशानी ने उसे नरमी से रोका। ब्रोच नहीं मां, उसने कहा। यह उसका मतलब है कि वे मुझे खरीद नहीं सकते। उसी रात ईशानी ने अपना फोन खोला और कॉल करने लगी। लग्जरी दुकानों पर नहीं, अमीर लोगों को नहीं, बल्कि असली लोगों को। सबसे पहले उसने इलाके की एक बूढ़ी महिला को फोन किया, सावित्री देवी। वह दर्जन जिसने यूनिफॉर्म, शादी के जोड़े और यहां तक कि अंतिम संस्कार के सूट भी सिल कर दिए थे। एक तेज हाथ और ऐसी आंखें जो आत्मा को देखती हैं। सावित्री देवी, ईशानी ने कहा।
मुझे एक साड़ी पोशाक चाहिए, लेकिन मेरे पास नई के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरी ओर से आवाज ने बिना आश्चर्य के जवाब दिया, उन्होंने अब तुम्हारे साथ क्या किया? बेटी, ईशानी ने घूंट निगला। उन्होंने मुझे एक ऐसे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जहां वे मुझे अपमानित करना चाहते हैं। एक संक्षिप्त विराम था। फिर एक कुर्सी हिलने की आवाज आई, जैसे सावित्री देवी सीधी हो गई हों। कब? उसने पूछा। शुक्रवार को, कल सुबह जल्दी आना, उसने कहा। और जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, भले ही वह एक चादर ही क्यों ना हो, ले आना, हम देखेंगे। ईशानी ने फोन रखा और अपनी मां को देखा। राधा ने चिंता से सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती कि इलाके के लोग तुम्हें देखें और फिर बातें बनाएं। ईशानी पास आई और उसके हाथ पकड़े। राधा के हाथों से ब्लीच और काम की गंध आ रही थी। मां, इलाका तो वैसे भी बातें करता है, उसने कहा। फर्क यह है कि मैं उनकी बातों से छिपकर जीऊंगी या उनके सामने। अगली सुबह बहुत जल्दी ईशानी राधा के साथ सावित्री देवी की दुकान पर गई। यह एक छोटी सी जगह थी जिसमें तारें लटकी हुई थीं। एक पुरानी मशीन, बड़ी कैंचियां और दागदार शीशे थे। उसमें कपड़े और सस्ती कॉफी की गंध थी। सावित्री देवी ने दरवाजा खोला और उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। राधा, उसने कहा, मुझे पता चल गया है। राधा ने अपनी नजरें झुकाईं। मैं कोई मुसीबत नहीं चाहती। सावित्री देवी ने अपनी जीभ चटकाई। मुसीबतें तो तुम्हें पहले से ही हैं, जो कमी है वह गरिमा की है, उसने जवाब दिया। अंदर आओ। ईशानी ने थैले से एक कपड़ा निकाला। एक साधारण तटस्थ रंग की पुरानी पोशाक, किसी पुरानी चीजों की दुकान से खरीदी हुई। यह बदसूरत नहीं थी, बस अदृश्य थी। यही मेरे पास है, उसने कहा। सावित्री देवी ने इसे लिया, खींचा, रोशनी के सामने देखा। कपड़ा अच्छा है, उसने बुदबुदाया। गिरना भी। जो कमी है वह हाथ की है। राधा चकित रह गई। क्या यह सच में? सावित्री देवी ने ऊपर देखा। बेशक हो सकता है, उसने कहा। हम यहां विलासिता नहीं बनाते, हम उपस्थिति बनाते हैं। ईशानी शांत रही। इस शब्द को ऐसे सुन रही थी जैसे वह कोई चाबी हो। सावित्री देवी ने चाक से निशान लगाना शुरू किया। कमर, कंधों, लंबाई को मापा। कैंची की हर आवाज एक निर्णय की तरह लग रही थी। ईशानी शीशे में खुद को देख रही थी और पहली बार उसने खुद को एक सफाईकर्मी की बेटी के रूप में नहीं देखा। उसने खुद को एक ऐसी महिला के रूप में देखा जो सिर नहीं झुकाती। जब सावित्री देवी सिलाई कर रही थी तो दुकान में एक और महिला आई, इलाके की एक संभ्रांत महिला, उनमें से जो बेहतर दिन देख चुकी थीं। उसने ईशानी को देखा और भौहें सिकोड़ी। और तुम कहां जा रही हो, इतनी तैयार होकर? राधा तनाव में आ गई। ईशानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, एक ऐसी जगह जहां वे सोचते हैं कि मैं संबंधित नहीं हूं। महिला ने उसे उत्सुकता से देखा और फिर अपनी आवाज धीमी की। सिंघानिया की पार्टी में। राधा ठंडी पड़ गई। सावित्री देवी ने एक पल के लिए सिलाई रोक दी। ईशानी ने अपनी नजरें बनाए रखीं। हाँ, महिला ने धीरे से आह भरी, जैसे वह कोई पुरानी कहानी निगल रही हो। तो यह पहन लो, उसने कहा, और अपनी गर्दन से एक पतला, साधारण, बिना ज्यादा अलंकरण का हार उतारा। यह तुम्हें अमीर दिखने के लिए नहीं है, यह तुम्हें अछूत दिखने के लिए है। राधा ने अपना मुंह खोला। नहीं नहीं मैडम, हम ऐसा नहीं कर सकते। महिला ने उसे रोका। तुम कर सकती हो, उसने कहा, क्योंकि मुझे भी इस दुनिया में अपमानित किया गया था और कभी किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। ईशानी ने सम्मान से हार लिया। मैं इसे वापस कर दूंगी, उसने कहा। मुझे तभी लौटाना जब वह समझ जाए कि हर चमकने वाली चीज उसकी नहीं होती, महिला ने जवाब दिया। राधा को सीने में जकड़न महसूस हुई। यह दान नहीं था, यह एक गठबंधन था। जब ईशानी दुकान से निकली तो साड़ी अभी तैयार नहीं थी, लेकिन वादा पहले ही दिख रहा था। एक साफ रेखा, एक सुंदर ढाल, एक ऐसा आकार जो गरीबी नहीं चिल्लाता बल्कि सुरक्षा चिल्लाता था। राधा ने उसे भरी हुई आंखों से तिरछी नजर से देखा। बेटी, उसने फुसफुसाया, मुझे नहीं पता कि मुझे गर्व है या डर है। ईशानी ने उसका हाथ दबाया। दोनों चीजें हो सकती हैं मां, उसने कहा, लेकिन हम केवल डर में नहीं जिएंगे। और इससे पहले कि वे घर का दरवाजा बंद करते, ईशानी का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात नंबर से एक संदेश, तुम्हारे अपमान की तैयारी हो रही है, मत जाओ। ईशानी ने बिना भाव बदले पढ़ा। उसने फोन रखा, अपनी मां को देखा। उन्हें पता चल गया है, उसने कहा। राधा का चेहरा पीला पड़ गया। कैसे? ईशानी ने गहरी सांस ली, शांत होकर। क्योंकि वे नहीं चाहते कि मैं पहुंचूं, उसने फुसफुसाया। और इसका मतलब है कि उन्हें मुझे अंदर आते देखकर दुख होगा।
साड़ी दीवार पर एक ऐसे वादे की तरह लटकी हुई थी जो अभी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ईशानी उसे तिरछी नजर से देखती रही जब वह काम के लिए एक साधारण ब्लाउज पहन रही थी, जैसे वह अपने शरीर को उस विचार के आदी करना चाहती थी कि उसे एक ऐसी जगह पर जाना है जहां लोग आंखों को नहीं बल्कि लेबल को देखते हैं। राधा सन्नाटा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह रसोई में ऐसे घूम रही थी जैसे कुछ ऐसा ढूंढ रही हो जो वहां नहीं था। बेटी को रोकने के लिए एक सही तर्क। ईशानी, उसने अंत में धीरे से कहा, मत जाओ। ईशानी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने शांति से ब्लाउज मोड़ना खत्म किया। शांति उसकी ढाल थी। क्यों? उसने अपनी आवाज ऊंची किए बिना पूछा। राधा हवा में हाथ ऐसे फैलाए खड़ी थी जैसे वह डर को पकड़कर अपने सीने से बाहर निकालना चाहती हो। क्योंकि ये लोग भलाई के लिए आमंत्रित नहीं करते, उसने फुसफुसाया। वे हंसने के लिए, फिल्म बनाने के लिए, सबको दिखाने और फिर उंगली उठाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ईशानी ने दृढ़ता से कोमलता से देखा। और तुम्हें लगता है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वे उंगली उठाना बंद कर देंगे? राधा ने घूंट निगला। पर ऐसे नहीं। इतने सारे अमीर लोगों के साथ नहीं, कैमरों के साथ नहीं। नहीं। राधा के पास शब्द नहीं थे और जो शब्द गायब था वह था शक्ति। ईशानी पास आई और उसके हाथ पकड़े। राधा के हाथ घिसे हुए थे, फटे हुए थे, उनमें ब्लीच की गंध थी। मां, मुझे देखो, उसने कहा। मैं उनसे नहीं लड़ूंगी, मैं वहां रहूंगी और मैं टूटूंगी नहीं। राधा ने अपनी नजरें झुकाईं। यादों से हारी हुई। मैं टूट गई थी, वह कई बार बुदबुदाई। ईशानी ने सावधानी से उसके हाथ दबाए। मुझे पता है, उसने फुसफुसाया, और इसलिए मैं यहां हूं। राधा ने गहरी सांस ली। फिर उसने सांस छोड़ी जैसे कोई पुराना राज बाहर निकल गया हो। तुम्हारे पिता भी यही कहते थे, वे मुझे झुका नहीं पाएंगे, और देखो कैसे खत्म हुआ। ईशानी शांत रही। इस वाक्य ने हवा बदल दी। तुम हमेशा उनके बारे में ऐसे क्यों बात करती हो जैसे? क्या हुआ था मां? उसने पूछा। राधा तनाव में आ गई। उसके होंठ कांपने लगे। वह दरवाजा मत खोलो ईशानी, उसने तेजी से कहा। अभी नहीं। ईशानी ने अपनी नजरें बनाए रखीं। यह उत्सुकता नहीं थी, यह अंतर्ज्ञान था। क्या इसका उस जगह से कुछ लेना देना है? उसने पूछा। सिंघानिया ग्रुप से? राधा ने जवाब देने में देर लगाई, और यह सन्नाटा ही जवाब था। ईशानी एक कदम पीछे हटी और शांत, दृढ़ स्वर में बोली, तो इसलिए है, उसने कहा। यह सिर्फ एक अपमान नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसे तुमने ढोया है। राधा ने एक हाथ अपने सीने पर रखा। मैं कसम खाती हूं कि मैंने तुम्हें शांति से जीने देने के लिए इसे दफनाने की कोशिश की थी, उसने फुसफुसाया। इसलिए मैं वहां काम करती हूं ईशानी, इसलिए मैं सहती हूं ताकि तुम्हें इन लोगों को न देखना पड़े। ईशानी ने भौहें सिकोड़ी। मुझे न देखना पड़े या वे मुझे न देखें। राधा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे यह सवाल उसे चोट पहुंचा रहा हो। दोनों, उसने स्वीकार किया। ईशानी ने गहरी सांस ली, अपनी आवाज धीमी की। मां, क्या वे तुम्हें धमकी दे रहे हैं? राधा ने तेजी से इनकार किया, लेकिन लगा कि वह झूठ बोल रही है। नहीं, उसने कहा, बस ध्यान आकर्षित करना ठीक नहीं है। ईशानी फिर पास आई। कल मुझे एक संदेश मिला, उसने स्क्रीन दिखाते हुए कहा। मत जाओ, आज एक और मिला। राधा का चेहरा पीला पड़ गया। क्या लिखा था? ईशानी ने धीरे धीरे ऊंची आवाज में पढ़ा। अगर तुम जाओगी तो वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और उसने ऊपर देखा। तुम्हें लगता है कि यह वे किसी अनजान को भेजेंगे? राधा कांप गई। उसकी आवाज लगभग टूट गई। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो, उसने फुसफुसाया। ईशानी ने अपना जबड़ा कस लिया। कुछ नहीं होगा, उसने कहा, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी। अगर वे मुझे पहले से ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वे मुझे पहले से ही देख रहे हैं, और अगर वे मुझे देख रहे हैं तो छिपने का कोई फायदा नहीं। राधा थक कर बैठ गई। उसने एक पल के लिए अपना चेहरा ढंक लिया, जैसे उसकी आत्मा में दर्द हो रहा हो। मैं बस चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी सामान्य हो, उसने बुदबुदाया। ईशानी उसके सामने झुक गई। मेरी जिंदगी सामान्य है मां, उसने कहा। असामान्य यह है कि उन्होंने तुम्हें जिंदगी भर सिर झुकाने के लिए मजबूर किया। राधा ने नम आंखों से उसे देखा। ईशानी, उनके पास पैसा है, वकील हैं, लोग हैं, और तुम्हारे पास एक साड़ी है जिसे सावित्री देवी सिल रही है। ईशानी लगभग मुस्कुराई। मेरे पास एक चीज और है, उसने कहा। राधा ने भौहें सिकोड़ी। क्या? ईशानी ने बिना किसी बड़ी वाक्पटुता के बल्कि दृढ़ता से कहा। मेरे पास नियंत्रण है, और मेरे पास गरिमा है, और मेरे पास एक मां है जो बिना डर के चलने के लायक है। राधा ने घूंट निगला। अगर तुम जाओ तो मुझसे एक बात का वादा करो,
उसने फुसफुसाया। बोलो। राधा ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर दी कि लगभग गायब हो गई। अपने पिता के बारे में कुछ मत बोलना और कुछ निश्चित उपनामों के बारे में कुछ मत बोलना। ईशानी एक पल के लिए ठंडी पड़ गई। उपनाम? उसने दोहराया। राधा को एहसास हुआ कि उसने अभी क्या कह दिया था। उसने खुद को ठीक करने की कोशिश की। नहीं, मैं। भूल जाओ, बस उलझना मत। ईशानी ने सवालों पर जोर नहीं दिया। उसने रणनीति बदली। उसने उसे कोमलता से लेकिन सच्चाई से देखा। मां, अगर तुमने मुझे बचाने के लिए कुछ छिपाया है तो मैं उसे हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करूंगी, उसने कहा। लेकिन मैं यह भी नहीं होने दूंगी कि वे उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करें। राधा ने एक खामोश आंसू बहाया। ईशानी ने उसे कसकर गले लगाया। मैं जाऊंगी, उसने कान में फुसफुसाया, पर मैं अकेली नहीं जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलोगी, भले ही मेरे कंधों पर ही सही। राधा डरकर अलग हो गई। नहीं बेटी, मैं नहीं कर सकती। वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे, मेरा काम खत्म कर देंगे। ईशानी ने धीरे से इनकार किया। मुझे जरूरत नहीं है कि तुम कार्यक्रम में जाओ, उसने कहा। मुझे जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा फोन तैयार रहे और तुम मुझे बताओ। राधा ने जमीन की ओर देखा। क्या सच्चाई? ईशानी ने सावधानी से उसके चेहरे को छुआ। यह तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। उस रात ईशानी को एक और संदेश मिला। इस बार यह छिपी हुई धमकी नहीं थी, यह साफ थी। अर्जुन चाहता है कि तुम देर से और खराब कपड़ों में आओ। उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया है। ईशानी ने पढ़ा, स्क्रीन बंद कर दी, लटकी हुई साड़ी को देखती रही और डर की जगह एक कठोर शांति आ गई। मैं समझ गई, उसने फुसफुसाया। वे सिर्फ मुझे अपमानित नहीं करना चाहते, वे चाहते हैं कि मैं खुद को अपमानित करूं। वह राधा की ओर मुड़ी। मां, उसने कहा, कल हम यह साड़ी पूरी करेंगे और शुक्रवार को मैं उस दरवाजे से बिना नजरें झुकाए अंदर जाऊंगी। राधा ने कांपते हुए उसे देखा, जैसे उसने पहले ही झटका आते देख लिया हो। और ईशानी ने अपनी आवाज ऊंची किए बिना एक ऐसा वाक्य कहा जो एक वादा था। इस बार शर्म हमारी नहीं होगी। शुक्रवार साफा आसमान के साथ आया, जैसे दुनिया को पता ही न हो कि उस हॉल में क्या होने वाला था। सुबह कॉर्पोरेट ऑफिस में माहौल में कुछ अजीब सा था। मुस्कुराहटें ज्यादा लंबी थीं, नजरें एक पल से ज्यादा टिकती थीं। राधा शर्मा ने लॉबी में पोछा लगाया और महसूस किया कि उसे ऐसे देखा जा रहा है जैसे किसी भारी मजाक से पहले किसी को देखा जाता है। ऊपर की मंजिल पर शीशे और महंगे पौधों वाले एक कमरे में मीरा कसकर जबड़ा भिंचे इवेंट की तैयारी की जांच कर रही थी। टैबलेट पर सूचियां, मेहमान, पहुंच, सुरक्षा, प्रेस के नाम जलते बुझते रहे। वह प्रोटोकॉल जानती थी और यह भी पहचानना जानती थी कि कब कोई कार्यक्रम किसी को कुचलने का मंच बन रहा हो। मीरा, एक आवाज ने मुस्कान के साथ कहा। विक्रम कपूर बिना दस्तक दिए अंदर आया। शो के लिए तैयार हो? मीरा ने उसे बिना भाव के देखा। मैं बिना किसी हंगामे के लिए तैयार हूं, उसने जवाब दिया। विक्रम हल्की हंसी हंसा। अरे प्लीज, हंगामा तो तब होगा जब हम बोरियत से मर जाएंगे, उसने कहा। यह तो मनोरंजन है। मीरा ने अपनी आवाज धीमी की। हम एक इंसान की बात कर रहे हैं। विक्रम मेज के पास आया और एक खाली गिलास उठाया जैसे चख रहा हो। और तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं इस इमारत का आधा किराया नहीं देता, उसने जवाब दिया। मीरा ने घूंट निगला। उस दुनिया में पैसा हमेशा जमीर से ज्यादा बोलता था। एक दूसरे कमरे में अर्जुन सिंघानिया कुर्सी पर टिक कर बैठा था। फोन को ऐसे देख रहा था जैसे पार्टी के लिए संगीत चुन रहा हो। वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था, बल्कि मजे में लग रहा था। पुष्टि हो गई? विक्रम ने बिना बताए अंदर आते हुए पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा। पुष्टि हो गई, उसने कहा। लड़की आएगी। विक्रम ने संतोष से अपनी जीभ चटकाई। उत्तम, तो हम चैट एक्टिवेट करते हैं। अर्जुन ने एक भौं उठाई। कौन सी चैट? विक्रम ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई सुंदर चाकू दिखा रहा हो। वही पुरानी दोस्तों वाली, उसने कहा। दरवाजे से मीरा ने यह वाक्य सुना और उसके पेट में ऐंठन महसूस हुई। विक्रम ने फोन पर एक ग्रुप खोला। चैट का नाम एक सूक्ष्म मजाक था, गला सिर्फ उन लोगों के लिए जो मायने रखते हैं। और इमोजीज और छिपे हुए जहर के साथ संदेशों की बारिश शुरू हो गई। क्या सच में सफाई कर्मी की बेटी आ रही है? कोई उसे पहनने के लिए एक रसोई का कपड़ा ढूंढे। मैं शर्त लगाता हूं कि वह स्नीकर्स में आएगी। अर्जुन, उसे सर्विस लिफ्ट से अंदर ले आओ। टोस्ट के समय माइक लगा देना कृपया। जगह तैयार है? अर्जुन मुस्कुराते हुए पढ़ रहा था जैसे यह सामान्य हो। विक्रम ने एक और संदेश लिखा जिसने असली इरादे को उजागर किया। नियम, कोई मदद नहीं करेगा, कोई बचाएगा नहीं। आज वह अपनी जगह सीखेगी।
मीरा को एक ठंडक महसूस हुई। यह क्रूर है, उसने आखिरकार अंदर आते हुए कहा। अर्जुन हिला तक नहीं। यह सामाजिक है, उसने जवाब दिया। या तो सीखो या टूट जाओ। मीरा ने टैबलेट कसकर पकड़ लिया। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है अर्जुन, यह एक इंसान है। अर्जुन उठ खड़ा हुआ। वह अपनी उस घमंड के साथ बेदाग युवा था जिसे आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं थी। मीरा, तुम इमेज बेचती हो, उसने कहा। मैं सच्चाई खरीदता हूं और सच्चाई यह है कि वह दुनिया हर किसी के लिए नहीं है। विक्रम शार्क जैसी मुस्कान के साथ मीरा के पास आया। अगर तुम्हें परेशानी है तो मत देखो, उसने कहा, लेकिन बाधा मत डालो। मीरा शांत रही, कायरता से नहीं बल्कि हिसाब किताब से। वह जानती थी कि अगर वह चली जाती तो कुछ नहीं देख पाती, और अगर वह रुकती तो शायद कुछ बुरा होने से रोक पाती। गलियारे में राधा अपना काम करती रही। उसने ऊपर से आती हंसी सुनी और उसे एक चुभन महसूस हुई। उसने खुद को सांस लेने और न रोने के लिए मजबूर किया। अचानक उसने अपना नाम सुना, राधा। एक सुरक्षाकर्मी ने धीरे से पास आकर कहा, देखो, आज हॉल के पास मत आना। राधा ने ऊपर देखा। क्यों? सुरक्षाकर्मी ने घूंट निगला, असहज होकर। क्योंकि कुछ बातें हो रही हैं, उसने बुदबुदाया। तुम्हारी बेटी के बारे में बातें? राधा को दुनिया छोटी लगने लगी। क्या बातें? सुरक्षाकर्मी ने इधर उधर देखा कि वे उसे शर्मिंदा करेंगे। उसने फुसफुसाया कि यह शो का हिस्सा है। राधा ने मोप को कसकर पकड़ा, जैसे वह गिरने से बचने के लिए कुछ पकड़ रही हो। और तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सुरक्षाकर्मी ने सिर झुकाया। क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी को आते जाते देखता हूं और वह अच्छी इंसान लगती है, उसने कहा। और ऐसा नहीं करना चाहिए। राधा ने घूंट निगला। धन्यवाद, उसने बुदबुदाया। जब सुरक्षाकर्मी चला गया तो राधा बाथरूम में गई और शीशे में खुद को देखा। उसने खुद को थका हुआ, छोटा, वैसा देखा जैसा वे उसे देखना चाहते थे। और कई सालों में पहली बार उसे एक खतरनाक आवेग महसूस हुआ, चिल्लाने का। उसने नहीं किया। उसने अपना चेहरा धोया, सीधा खड़ी हुई। क्योंकि अगर ईशानी क्रिस्टल की चाकुओं की दुनिया में जाने वाली थी तो राधा उनकी वजह से कांप नहीं सकती थी। उसी दिन दुकान में सावित्री देवी ने मजबूत टांकों से साड़ी पूरी की। यह कोई महंगी साड़ी नहीं थी। यह एक ऐसी साड़ी थी जो ऐसे गिरती थी जैसे कपड़ा ईशानी की सीधी रीढ़ की हड्डी को समझता हो। ईशानी ने उसे पहना, शीशे में खुद को देखा। उपस्थिति कपड़े से नहीं आ रही थी, वह उसकी आंखों से आ रही थी। तैयार हो? सावित्री देवी ने पूछा। ईशानी ने सिर हिलाया। तैयार से ज्यादा, उसने फोन पर कहा। गला सिर्फ उन लोगों के लिए जो मायने रखते हैं वाली चैट जहर उगलती रही। अर्जुन ने आखिरी संदेश लिखा, सबसे क्रूर और सबसे आत्मविश्वास भरा। आज हम उसे अंदर आते देखेंगे और आज हम उसे गिरते देखेंगे। मीरा ने दूर से पढ़ा और उसके पेट में मरोड़ उठ गई, क्योंकि उसके अनुभव में जब कोई किसी दूसरे को अपमानित करने के बारे में इतना निश्चित होता है तो वह यह कल्पना भी नहीं करता कि वार उसी पर पलट सकता है। और उस रात संभ्रांत दुनिया एक बात जानने वाली थी। हमेशा वह नहीं जो सूची बनाता है, तय करता है कि कौन गिरेगा। कभी कभी वह तय करता है कि कौन जागेगा। पार्टी शुरू होने से पहले ही शुरू हो चुकी थी। यह नजरों में, फुसफुसाहटों में और उन मोबाइल फोनों में शुरू हुई जो अनायास ही उठ जाते थे जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति गुजरता था। यह धीमे संगीत में और उन हंसियों में शुरू हुई जो बहुत तेज लगती थीं, जैसे पैसे को गले तक में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती हो। मीरा मेजों के बीच चलती रही, विवरणों की जांच करती हुई। सजे हुए गिलास, ठंडी रोशनियां, सफेद फूल, भाषणों के लिए एक साफे मंच। सब कुछ उत्तम, अत्यधिक उत्तम, जैसे पूर्णता एक मुखौटा हो। गहरे रंग के सूट में बेदाग, साधारण घड़ी और मालिक की मुस्कान के साथ केंद्र में अर्जुन सिंघानिया खड़ा था, 30 साल का। वह उम्र जब कुछ मुश्किल से सीखते हैं और कुछ सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ खरीद लिया है। उसके बगल में विक्रम कपूर आधे मुंह से हंस रहा था, हर 2 मिनट में अपनी घड़ी देख रहा था। वह आ रही है, अर्जुन ने बुदबुदाया। उसने एक गिलास उठाया और एक छोटा सा घूंट पिया, जैसे किसी को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए शराब की जरूरत न हो। वह आएगी, उसने कहा। पुष्टि हो गई है, और जब वह आएगी तो हर कोई समझेगा कि क्या होता है जब कोई अपनी जगह भूल जाता है। विक्रम मुस्कुराया। कैमरा तैयार रखो, उसने फुसफुसाया। मीरा ने यह वाक्य सुना और दांत पीसे। उसने एक युवा वेटर को एक ट्रे के साथ कांपते हुए देखा। उसने टीम की एक लड़की को डर से तौलिए व्यवस्थित करते हुए देखा और वही सोचा जो वह हमेशा सोचती थी। उस दुनिया में नीचे के लोग ऊपर के लोगों के मनोरंजन के लिए काम करते हैं। हॉल प्रतिष्ठित नामों से भरा था,
वकील, व्यवसायी, सूट पहने प्रभावशाली लोग, इत्र से महकती पत्नियां, सभी की आंखों में एक ठंडी चमक थी, उस चमक की तरह जो तमाशे की गंध महसूस करती है। और तभी मुख्य दरवाजा खुला। अचानक नहीं, बल्कि शांति से, आत्मविश्वास से। संगीत चलता रहा, लेकिन हवा बदल गई। ईशानी प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। वह भागते हुए नहीं आई, न ही जमीन की ओर देखते हुए आई। वह ऐसे अंदर आई जैसे दरवाजा हमेशा से उसका ही रहा हो। उसने पीले सोने की एक सुंदर साड़ी पहनी थी, जिसकी ढाल साफ थी। ऐसा कपड़ा जो बिना किसी शोर शराबे के रोशनी जैसा लगता था। वह अश्लील नहीं थी, न ही अत्यधिक थी, बल्कि बिना कुछ कहे यह कहने के लिए उत्तम थी, मैं अनुमति मांगने नहीं आई हूं। उसके बाल बेदाग थे, मुद्रा सीधी थी, सीने पर एक साधारण ब्रोच, एक साधारण आभूषण और एक शांत नजर जो अनुमोदन नहीं खोज रही थी। एक पल के लिए पूरा हॉल सांस लेना बंद कर गया। कई लोगों के गले में हंसी मर गई। मोबाइल फोन उठ गए, लेकिन इस बार मजाक के लिए नहीं, बल्कि आश्चर्य के लिए। मीरा को एक सिहरन महसूस हुई। उसने कुछ ऐसा देखा जो केवल सुंदरता नहीं थी, बल्कि नियंत्रण था। एक ऐसा नियंत्रण जिसे अमीर संभाल नहीं पाते, क्योंकि वे उसे खरीद नहीं सकते। अर्जुन ने सिर घुमाया और मालिक की मुस्कान रास्ते में ही अटक गई। उसकी आंखें लगभग खुल गईं, जैसे उसका दिमाग छवि को अपनी बनाई योजना में फिट नहीं कर पा रहा था। बगल में विक्रम ने 2 बार पलकें झपकाईं। क्या? अर्जुन ने बुदबुदाया। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसका हाथ अनजाने में गिलास को कस रहा था। ईशानी अंदर चली गई। हर कदम चमकीले फर्श पर एक धीमी आवाज थी। उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी, न कोई कंपन। ऐसा लग रहा था कि पीले सोने की साड़ी चमकने के लिए नहीं थी, बल्कि उपस्थिति दर्ज कराने के लिए थी, हवा को एक साफ चाकू की तरह काटने के लिए। पास की एक मेज पर एक महिला ने फुसफुसाया, क्या यह वह है? यह सफाईकर्मी की बेटी नहीं हो सकती। एक आदमी ने घबराहट भरी हंसी हंसी, जरूर उसे मजाक के लिए तैयार किया होगा, उसने कहा। लेकिन जब ईशानी पास से गुजरी और एक पल के लिए उसे देखा, तो हंसी मर गई। घृणा से नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति से जिसने उसे जिंदगी में पहली बार खुद को देखा हुआ महसूस कराया। मीरा पेशेवर तरीके से आगे बढ़ी, यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती रही कि कुछ भी अनियंत्रित न हो। शुभ संध्या, उसने ईशानी के पास आते हुए कहा। मैं इवेंट से मीरा हूं, आपका स्वागत है। ईशानी ने उसे असली, बनावटी नहीं, शिष्टाचार से देखा। धन्यवाद, उसने जवाब दिया। यह बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है। मीरा एक पल के लिए चुप रही। यह बोलने का तरीका किसी ऐसे व्यक्ति का नहीं था जो खोया हुआ आता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति का था जो जानता है कि वह कहां है। आपको कुछ चाहिए? मीरा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा। ईशानी लगभग मुस्कुराई। बस यह है कि मुझे किसी कोने में न बिठाया जाए, उसने कहा। मैं सामने से देखने आई हूं। मीरा को झटका महसूस हुआ। उसने सिर हिलाया। समझ गई। दूर से। अर्जुन ने पहले ही अपनी मुस्कान का कुछ हिस्सा वापस पा लिया था, लेकिन अब वह अलग थी। वह उपहास नहीं था, यह नियंत्रण वापस पाने की एक हताश कोशिश थी। वह नजरों से घिरा, आत्मविश्वास से भरे कदमों से ईशानी की ओर बढ़ा। ईशानी शर्मा, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, जैसे कोई एहसान कर रहा हो। कितना अच्छा है कि तुमने स्वीकार किया। ईशानी ने उसे देखा और उसका हाथ पकड़ने में एक पल की देरी की। यह एक पल उसके लिए अपमान था, भले ही किसी ने कुछ नहीं कहा। अर्जुन सिंघानिया, उसने ऐसे जवाब दिया जैसे पढ़ रही हो। आमंत्रण के लिए धन्यवाद। विक्रम पीछे से एक झूठी मुस्कान के साथ पास आया। हमें बहुत पसंद है जब लोग उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उसने कहा। यह प्रेरणादायक है। ईशानी ने दृढ़ता से, कोमलता से उसे देखा। हाँ, उसने कहा, प्रेरणादायक यह देखना है कि हम ऊपर महसूस करने के लिए कितना प्रयास करते हैं। विक्रम एक पल के लिए जम गया। अर्जुन ने वार को ढंकने के लिए एक त्वरित हंसी हंसी। मुझे तुम्हारा रवैया पसंद है, अर्जुन ने कहा, आकर्षण का प्रदर्शन करते हुए। चलो, मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलवाता हूं। ईशानी ने शांत भाव से सिर हिलाया। जरूर, उसने कहा, इससे मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन ने पलक झपकाई। वह वाक्य नहीं समझा, लेकिन उसे यह असहज लगा। जब वे चल रहे थे, गला सिर्फ उन लोगों के लिए जो मायने रखते हैं वाली चैट संदेशों से भर गई। उसे किसने तैयार किया? यह योजना तो नहीं थी अर्जुन, यह तुम्हारे खिलाफ चला गया। वह बहुत अच्छी लग रही है, सावधान, यह अब मजाक नहीं रहा। विक्रम ने तेजी से छिपी हुई नाराजगी के साथ लिखा। शांत रहो दोस्तों, हम उसे टोस्ट में गिरा देंगे। मीरा ने अर्जुन और ईशानी को हॉल के केंद्र की ओर चलते देखा। उसने ईशानी को नजरों से घिरा हुआ देखा, लेकिन झुके बिना।
और पहली बार उसने एक बात स्पष्ट रूप से समझी। उस रात तमाशा सफाई कर्मी की बेटी का गिरना नहीं होगा। तमाशा यह होगा कि वह देखेगी कि एक ऐसी महिला के सामने कैसे उनका नियंत्रण खोना शुरू होता है जो उनसे कुछ भी नहीं लेती। ईशानी कॉरपोरेट संस्थापकों और ऐतिहासिक क्षणों की तस्वीरों वाली दीवार के सामने रुक गई। ठंडी रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी और उसकी आंखों में कुछ पल के लिए एक कंपन दिखाई दिया, जैसे किसी खास तस्वीर ने एक याद को खींच लिया हो। अर्जुन ने देखा, उत्सुकता से पास आया, पहले से ही कमजोरी की गंध महसूस कर रहा था। तुम्हें इतिहास पसंद है? उसने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। ईशानी ने दीवार से अपनी नजरें नहीं हटाईं। मुझे सच्चाई पसंद है, उसने जवाब दिया। और इतनी धीमी आवाज में कहा गया, यह वाक्य अर्जुन को एक नई भावना से भर गया। एक ऐसे व्यक्ति के साथ खेलने की भावना जो शिकार बनने नहीं आया था। अर्जुन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसके बगल में चल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से दांत पीस रहा था। योजना अब मजेदार नहीं लग रही थी, वह अस्थिर लग रही थी, और उसे कुछ भी ऐसा पसंद नहीं था जिसे वह नियंत्रित न कर सके। हॉल में सभी की निगाहें ईशानी पर टिकी रहीं, जैसे पीले सोने की साड़ी ने एक अलार्म बजा दिया हो। फुसफुसाहटें लहरों में आती रहीं। कोई हंस रहा था, कोई शांत था, कोई रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन सभी देख रहे थे। मीरा ने हस्तक्षेप किए बिना साथ रहने के लिए सही दूरी बनाए रखी। उसे एक बात चिंतित कर रही थी। ईशानी की शांति उस जगह के लिए बहुत ठोस लग रही थी, और जब कोई ठोस व्यक्ति शीशे की दुनिया में प्रवेश करता है तो शीशा टूटता है या काटता है। विक्रम कपूर अर्जुन के पीछे से आया, जैसे कान में जहर फुसफुसा रहा हो। उसे ऐसे मत देखो जैसे उसने तुम्हें जादू कर दिया हो, उसने बुदबुदाया। याद है तुम उसे क्यों लाए थे? अर्जुन ने एक हल्की और बनावटी हंसी हंसी। शांत रहो, उसने कहा। मैं बस सही समय चुन रहा हूं। वे एक केंद्रीय मेज के पास रुके, जहां कई महत्वपूर्ण मेहमान बात कर रहे थे। ऐसे लोग जिनके उपनाम वजन रखते थे, जिनकी हंसी अनुबंधों जैसी लगती थी। अर्जुन ने अपनी आवाज इतनी ऊंची की कि वह सुनाई दे, लेकिन चिल्लाने के लिए नहीं, बल्कि एक मेजबान की तरह। दोस्तों, मैं ईशानी शर्मा का परिचय कराता हूं, उसने कहा। एक खसास मेहमान माहौल जानने आई है। ईशानी ने शिष्टाचार से मुस्कुराया और सिर हिलाया। शुभ संध्या, उसने शांत स्वर में कहा। एक बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उस नजर से जो सोचती है कि वह किसी को उसके कपड़े की गुणवत्ता से माप सकती है। कितना सुंदर, उसने मुश्किल से छिपी हुई हैरानी से टिप्पणी की। साड़ी कहां से है? अर्जुन पहला कांटा चुभाने के लिए तैयार होकर आगे बढ़ा। मैं भी यही पूछना चाहता था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ईशानी, हमें बताओ, यह उधार ली है या किराए पर ली है? कई पतली हंसियां निकलीं जैसे वे अपरिहार्य हों। सवाल उसे सिकुड़ने के लिए बनाया गया था। मीरा ने टैबलेट को कसकर पकड़ा, वार देखने का इंतजार कर रही थी। ईशानी ने अपना सिर अर्जुन की ओर घुमाया, शांत होकर। उसने उसे ऐसे देखा जैसे धैर्य से सुन रही हो, जैसे कोई बच्चे की बड़ाई सुनता है। क्या तुम्हें कीमत की चिंता है? उसने धीरे से पूछा। एक हंसी हवा में अटक गई। अर्जुन ने पलक झपकाई। नहीं नहीं, उसने कहा, बस उत्सुकता है। यहां हम पारदर्शिता को महत्व देते हैं। ईशानी ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। तो चलो पारदर्शी बने, उसने जवाब दिया। मेरी साड़ी यहां किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं है। यह यहां इसलिए है ताकि तुम्हारे पास यह कहने का कोई बहाना न हो कि तुमने मुझे दया के कारण अपमानित किया। हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। अर्जुन को गर्दन तक गर्मी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे हंसी से ढंक लिया। वाह, उसने कहा, क्या व्यक्तित्व है। ईशानी ने अपना सिर झुकाया। व्यक्तित्व वही है जिसकी जरूरत होती है जब आपको जहर से आमंत्रित किया जाता है, उसने बिना आवाज ऊंची किए कहा। किसी ने खांसी की आवाज निकाली। एक अन्य मेहमान ने अपना गिलास नीचे रखा। मीरा को लगा कि जमीन झुक रही है। ईशानी ने बिना चिल्लाए इरादे का नाम ले लिया था, और नकाबों की इस जगह में यह एक बम था। अर्जुन ने ज्यादा सुंदर वॉर के साथ मैदान वापस पाने की कोशिश की। अच्छा, उसने गिलास उठाते हुए कहा, मुझे मेहनती लोगों का समर्थन करना पसंद है। राधा एक उदाहरण है। उसने ऐसे मुस्कुराया जैसे वह उदार हो। कभी कभी यह याद रखना अच्छा होता है कि कोई कहां से आता है। ईशानी हिली नहीं, लेकिन उसकी आंखें बदल गईं। गुस्से से नहीं, सीमा से। मेरी मां कहीं से नहीं आती, उसने कहा। मेरी मां ऐसी जगहों को आप लोगों के बिना जाने सहारा देती है। अर्जुन ने अपना जबड़ा कस लिया। विक्रम ने एक घबराहट भरी हंसी हंसी एक और वॉर करने की कोशिश की। यह ईमानदार काम है, बेशक। बस कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा कपड़े पहनने से वे संबंधित हो जाते हैं। ईशानी विक्रम की ओर मुड़ी।
मुस्कान नहीं टूटी, लेकिन आवाज ज्यादा दृढ़ हो गई। और कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि पैसे के साथ पैदा होने से वे श्रेष्ठ हो जाते हैं। उसने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आज हम सभी सीख रहे हैं। तभी पास की एक मेज से एक महिला ने एक छोटी सी हंसी हंसी, उपहास से नहीं बल्कि प्रशंसा से, कोई अनजाने में मुस्कुराया। अर्जुन ने देखा और यही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाया। हॉल किसी को उसका सामना करते देखकर आनंद लेना शुरू कर रहा था। अर्जुन ने एक कदम बढ़ाया और अपनी आवाज केवल ईशानी के लिए धीमी की। उत्साहित मत हो, उसने फुसफुसाया, यह तो अभी शुरू ही हुआ है। ईशानी ने सीधे उसे देखा। मुझे पता है, उसने भी धीरे से जवाब दिया, इसलिए मैं आई हूं। अर्जुन को असहजता की एक चुभन महसूस हुई। वह प्रोटोचोल में समर्थन की तलाश में मीरा की ओर मुड़ा। सब ठीक है अर्जुन? मीरा ने पेशेवर ढंग से पूछा। अर्जुन तनाव से मुस्कुराया। उत्तम, उसने कहा, मैं बस चाहता हूं कि ईशानी आरामदायक महसूस करे। ईशानी ने पहले शांत सुंदर ढंग से कहा, मैं आरामदायक हूं। उसने कहा, जो आरामदायक नहीं लग रहा है वह है जिसने मेरे अपमान की योजना बनाई थी। विक्रम ने गिलास को कसकर पकड़ा। अर्जुन ने घूंट निगला। उसी पल संगीत एक धीमे धुन में बदल गया और एक कर्मचारी मीरा के पास आया। 10 मिनट में टोस्ट होगा, उसने फुसफुसाया। मीरा ने सिर हिलाया और उसके पेट में ऐंठन महसूस हुई, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम की क्या योजना थी। वह जानती थी कि टोस्ट एक लाइव जाल होगा। और अर्जुन, जिसकी आंखें ईशानी पर टिकी थीं, वर्तस वातीन, जैसे उसे आखिरकार एक योग्य दुश्मन मिल गया हो, ने केवल एक बात सोची, अगर वह शब्दों से नहीं गिरती तो मैं उसे माइक से गिराऊंगा। ईशानी इसके विपरीत पीछे मंच की ओर, गिलासों की पंक्ति की ओर, बड़ी स्क्रीन की ओर देखा और उसकी शांति में एक शांत निश्चितता दिखाई दी। कोशिश करें। हॉल मुस्कुराता रहा, लेकिन अब वह सुरक्षित मुस्कान नहीं थी, वह नापने वाली मुस्कान थी। पहली चुभन के बाद ईशानी अर्जुन और विक्रम के घेरे से थोड़ी दूर हट गई, भागने के लिए नहीं बल्कि सांस लेने के लिए। वहां की हवा में महंगे इत्र और गिलासों में बर्फ की महक थी, बाहर से सुंदर, अंदर से ठंडा। वह तस्वीरों की दीवार की ओर चली, एक करीने से सजी गैलरी जिसमें काले फ्रेम और सफेद रोशनी थी, ऐसी जो इतिहास का दिखावा करती थी, जैसे इतिहास सिर्फ असफलता हो। फाउंडेशन 2001, उद्घाटन 2007, दान 2012। ईशानी ने सूट पहने चेहरों पर हाथ मिलाते हुए पत्रिका के कवर जैसी मुस्कुराहटों पर नजर डाली और फिर रुक गई। एक पुरानी तस्वीर, बाकियों से थोड़ी धुंधली, केंद्र में हल्के सूट में एक युवा व्यक्ति, गंभीर मुस्कान, गंभीर नजरें। बगल में बैज लगाए कई कर्मचारी पंक्तिबद्ध खड़े थे और एक कोने में, लगभग एक और शरीर के पीछे छिपी हुई, एक युवा महिला थी, बाल बंधे हुए, काम का एप्रन पहने, थकी हुई लेकिन दृढ़ नजरें। वह कोई साधारण कर्मचारी नहीं थी, वह राधा थी, छोटी, पतली, अब जैसी ही नजरें, लेकिन जिंदगी की झुर्रियों के बिना। ईशानी को सीने में जकड़न महसूस हुई। वह रोई नहीं, बस उसका गला बंद हो गया, जैसे किसी ने उसकी आवाज पकड़ ली हो। उसकी उंगलियों ने सहज रूप से अपने सीने पर लगे साधारण ब्रोच को छुआ। उसने छुआ और इस हावभाव में एक संक्षिप्त भावना निकल गई, एक याद के झटके की तरह। पसंद आया? अर्जुन सिंघानिया की आवाज पीछे से सुनाई दी, नरम, झूठी, सावधान। ईशानी तुरंत नहीं मुड़ी। मुझे इसमें दिलचस्पी है, उसने जवाब दिया। अर्जुन पास आया, तस्वीर को ऐसे से देख रहा था जैसे कोई ट्रॉफी हो। यह सिंघानिया परिवार है, उसने कहा, जिन्होंने इसे खड़ा किया, जिन्होंने इसे अस्तित्व में लाया। ईशानी आखिरकार मुड़ी। उसने उसे शांत भाव से देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक पुराना सवाल था। वह कौन है? उसने पूछा, हल्के सूट वाले व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए। अर्जुन मुस्कुराया। मेरे पिता, उसने जवाब दिया, असली सिंघानिया, जिसे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। ईशानी ने उसकी आंखों में जरूरत से ज्यादा देर तक देखा। आप जैसे दिखते हैं, लेकिन आंखों में नहीं, उसने कहा। अर्जुन ने पलक झपकाई। उस वाक्य में कोई अशिष्टता नहीं थी, लेकिन उसमें धार थी। अरे हाँ, उसने एक छोटी सी हंसी हंसी। और तुम आंखों के बारे में क्या समझती हो? ईशानी ने फिर से तस्वीर की ओर देखा और बिना कांपे एप्रन वाली महिला की ओर इशारा किया। और वह? उसने कहा। कौन है? अर्जुन ने जवाब देने में आधा सेकंड लगाया, इसलिए नहीं कि उसने नहीं देखा, बल्कि इसलिए कि उसने हमेशा उसे पृष्ठभूमि में किसी की तरह देखा था। एक कर्मचारी, उसने कहा। पहले बहुत होते थे, लोग आते जाते रहते हैं।
ईशानी ने अपना जबड़ा लगभग कस लिया। वह ऐसे ही किसी तस्वीर से नहीं निकली होगी। उसने धीरे से जवाब दिया। अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन असहजता उसकी गर्दन तक बढ़ गई, क्योंकि ईशानी वह देख रही थी जो वह नहीं देखना चाहता था। कहानी का मानवीय पहलू। कुछ कदम दूर मीरा दीवार पर लगे चित्रों को देख रही थी। ईशानी के शरीर में कुछ ने उसका ध्यान खींचा। जिस तरह से उसने ब्रोच को छुआ, जिस तरह से उसकी सांसें तेज हो गईं, वह सूक्ष्म सेकंड जिसमें एक मजबूत महिला अंदर से टूट जाती है बिना दिखाए। मीरा पास आई। सब ठीक है? उसने ईशानी से पेशेवर आवाज में लेकिन चौकस आंखों से पूछा। ईशानी ने तस्वीर से अपनी नजरें हटाए बिना सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। बस उम्मीद नहीं की थी कि उसे यहां देखूंगी। मीरा ने नजर का पीछा किया और युवा राधा पर टिकी रही। उसे एक सिहरन महसूस हुई। राधा अब वहां काम करती थी, लेकिन उस तस्वीर में वह संस्थापकों के बहुत करीब थी, सिर्फ एक सफाईकर्मी होने के लिए नहीं। अर्जुन ने मीरा की दिलचस्पी देखी और उसकी मुस्कान कठोर हो गई। मीरा, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, तुम आज उसके बारे में सब कुछ पता कर सकती हो। मीरा ने उसे गंभीरता से देखा। मीरा, उसने दोहराया, अपनी आवाज ऊंची किए बिना, लेकिन आदेश देते हुए। वह कौन है? कहां से आई? वह ऐसे क्यों बात कर रही है? मीरा ने घूंट निगला और सिर हिलाया, आज्ञाकारिता का वादा किए बिना, लेकिन इनकार भी नहीं कर पाई। ईशानी ने यह आदेश सुना, हिली नहीं, बस ब्रोच को फिर से छुआ, जैसे यह पुष्टि कर रही हो कि कुछ अभी भी बरकरार है। क्या तुम्हें मेरे पूछने से परेशानी होती है? अर्जुन ने मजाक पर लौटने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम्हें इतिहास से परेशानी होती है तो शायद यह जगह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। ईशानी ने उसे शांति से देखा। वह शांति नहीं थी, वह एक सीमा थी। मुझे इतिहास से परेशानी नहीं है, उसने जवाब दिया। मुझे उन लोगों से परेशानी है जो इसे दूसरों को कुचलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन ने गिलास को कसकर पकड़ा। विक्रम दूर से उन्हें छिपी हुई नाराजगी से देख रहा था और मीरा को लगा कि शो उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। ईशानी ने आखिरी बार तस्वीर की ओर देखा और उसके होंठ लगभग ऐसे हिले जैसे उसने बिना आवाज के एक नाम कहा हो। अर्जुन ने देखा। क्या कहा? उसने तेजी से पूछा। ईशानी ने दृढ़ता से उसे देखा। अभी सुनने लायक कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। अर्जुन एक पल के लिए ठंडी पड़ गया और फिर हंसने का नाटक किया। वह एक कदम पीछे हटा, अपना फोन निकाला और किसी को लिखा, मुझे रिपोर्ट अभी चाहिए। राधा शर्मा और उसकी बेटी, खासकर बेटी की। उसी क्षण अर्जुन के फोन पर लगभग तुरंत जवाब के साथ वाइब्रेशन हुआ, जैसे कोई पहले से इंतजार कर रहा हो। उसने पढ़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। संदेश में लिखा था, अर्जुन, यह महिला कोई मजाक नहीं है। उसकी मां से जुड़ी एक पुरानी फाइल है और उसके पिता का उपनाम आपके परिवार से जुड़ा हुआ लगता है, एसल कैरन। अर्जुन ने ईशानी की ओर ऊपर देखा, जो ऐसे ही दीवार के सामने खड़ी रही जैसे कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन उसकी आंखें अब उपहास की नहीं थीं, वे डर की थीं। अर्जुन के फोन पर संदेश ने उसके मुंह में एक धातु जैसा स्वाद छोड़ दिया। यह इस बात का डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, यह इससे भी बदतर चीज का डर था कि खेल एक फाइल के साथ, एक ऐसे अतीत के साथ टकरा गया था जो अगर बाहर आ गया तो एक खराब मजाक से कहीं ज्यादा एक उपनाम को दागदार कर सकता था। अर्जुन ने जल्दी से फोन रख दिया, कुछ नहीं हुआ जैसा दिखावा करते हुए, लेकिन उसकी गर्दन तनाव में थी, मुस्कान ज्यादा कस गई थी। ईशानी इसके विपरीत तस्वीरों की दीवार के सामने खड़ी रही, जैसे हॉल का अस्तित्व ही न हो। सफेद रोशनी उसके प्रोफाइल को आकार दे रही थी। पीले सोने की साड़ी उस ठंडी रोशनी में और भी साफ लग रही थी और सीने पर ब्रोच लगभग चमक रहा था। ईशानी, उसके पीछे से एक आवाज आई। यह अर्जुन की आवाज नहीं थी, न ही विक्रम की। यह एक पुरुष की आवाज थी, बूढ़ी, स्वाभाविक सम्मान के साथ, जो उस हॉल में नहीं देखी जाती थी। ईशानी शांति से मुड़ी। वहां 60 साल का एक आदमी खड़ा था, गहरा, क्लासिक सूट, सफेद, अच्छे से कंघे किए हुए बाल, दृढ़ नजरें। उसमें नए अमीरों की चमक नहीं थी, उसमें इतनी चीजें देखने वाले का वजन था। मीरा ने उसे दूर से पहचान लिया। श्री राघवेंद्र राव, पुराने निवेशक, सम्मानित मेहमान, उनमें से जो औपचारिकता के लिए नहीं मुस्कुराते। उस आदमी ने ईशानी के ब्रोच को ध्यान से देखा, ऐसे नहीं जैसे कोई आभूषण देखता है, बल्कि ऐसे जैसे कोई संकेत पहचानता है। यह ब्रोच, उसने बुदबुदाया, तुम्हें कहां से मिला? ईशानी ने एक पल के लिए ब्रोच की ओर देखा। यह मेरे परिवार का है, उसने जवाब दिया। श्री राघवेंद्र राव ने घूंट निगला। उसकी आंखें लगभग नम हो गईं, जैसे उसकी पुतली में कोई याद आ गई हो।
मैंने यह ब्रोच पहले देखा है, उसने ज्यादा धीमी आवाज में कहा। कई साल पहले। ईशानी ने अपनी नजर से उसे रोके रखा। वह बदली नहीं, लेकिन उसकी सांसें बदल गईं। कहाँ? श्री राव। उसने कानों का ध्यान रखते हुए चारों ओर देखा। एक महिला पर जो यहां काम करती थी, लेकिन जैसा अब वे कहते हैं वैसे नहीं, उसने फुसफुसाया। और एक आदमी पर जिसे कागजों से गायब नहीं होना चाहिए था। अर्जुन, जो कुछ कदम दूर था, सुनकर जम गया। तेजी से पास आया, झूठी जल्दबाजी से मुस्कुराते हुए। श्री राघवेंद्र राव, उसने नियंत्रण करने की कोशिश करते हुए कहा। आपको देखकर अच्छा लगा। क्या आपने वाइन चखी? श्री राव ने पहले उसे देखा तक नहीं, उसकी आंखें ईशानी पर थीं। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने पूछा। ईशानी। शर्मा, उसने जवाब दिया। श्री राघवेंद्र राव ने भौहें सिकोड़ी। शर्मा, उसने दोहराया। नहीं, यह वह उपनाम नहीं था जो मैंने सुना था। राधा उस पल हॉल में बिना मौजूद हुए भी मौजूद लग रही थी। ईशानी ने अपनी मां को अपने सीने में महसूस किया। चेतावनी में, नामों के बारे में मत बोलना। ईशानी ने तनाव से, लेकिन शांत भाव से उस आदमी की आंखों में देखा। आपने कौन सा उपनाम सुना था? अर्जुन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। श्री राघवेंद्र राव, कहानियों का समय नहीं है, उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। हम एक पार्टी में हैं। श्री राव ने आखिरकार उसे देखा और उस नजर में कोई सम्मान नहीं था। चुप रहो अर्जुन, उसने रूखेपन से कहा, क्योंकि इतिहास की बात करने के लिए तुम्हें शर्म नहीं आती। पास का हॉल शांत हो गया। मीरा को झटका महसूस हुआ, जैसे किसी सुंदर कमरे में अचानक दरवाजा खुल गया हो। विक्रम दूर से श्री राघवेंद्र राव पर नजरें गड्ढाए था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जब कोई बूढ़ा आदमी उसके मंच से नियंत्रण छीन लेता था। ईशानी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की। श्रीमान, अगर आपको मेरी मां के बारे में कुछ पता है तो कृपया मुझे सावधानी से बताइए, उसने कहा। यहां बहुत सारे कान हैं। श्री राघवेंद्र राव ने सिर हिलाया। तुम सही कहती हो, उसने कहा, और इसलिए मैं यहां नहीं बोलूंगा। ईशानी ने लगभग राहत की सांस ली, लेकिन श्री राघवेंद्र राव ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपनी जेब से एक पुराना, थोड़ा घिसा हुआ कार्ड निकाला। उनमें से जो अब इस्तेमाल नहीं होते, उसे 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और केवल उसे दिखाया। कार्ड पर गंभीर अक्षरों में एक नाम और उपनाम था। ईशानी ने पढ़ा और दुनिया एक पल के लिए थम गई, क्योंकि उस कार्ड पर एक ऐसा उपनाम था जिसे उसने जिंदगी में केवल एक बार सुनी, राधा की फुसफुसाहट में, जब उसे लगता था कि वह सो रही है। श्री राघवेंद्र राव ने उसे गंभीरता से देखा। यह उपनाम किसी पार्टी में नहीं बोला जाता, उसने फुसफुसाया। यह अदालत में या किसी अंतिम संस्कार में बोला जाता है। ईशानी ने कार्ड को कसकर पकड़ा, बाहर से शांति भंग किए बिना। अंदर कुछ जल उठा। क्या आप उसे जानते थे? श्री राघवेंद्र राव ने धीरे से सिर हिलाया। और मैं जानता हूं कि उसे किसने धोखा दिया। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। श्री राघवेंद्र राव, अर्जुन ने हताश मुस्कान के साथ जोर दिया, ऐसा यहां मत कीजिए। श्री राघवेंद्र राव ने उसे देखा और एक ऐसे वाक्य से उसे भेदा जो शीशे की तरह काट रहा था। जब तुमने उसे अपमानित करने के लिए आमंत्रित किया तो क्या तुमने पहले ही नहीं कर दिया था? विक्रम एक कदम चिड़चिड़ा होकर आगे बढ़ा। सभी सम्मान के साथ, श्री राघवेंद्र राव, यह एक निजी कार्यक्रम है, उसने थोपने की कोशिश करते हुए कहा। हमें नाटक की जरूरत नहीं है। श्री राघवेंद्र राव ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई पुरानी धमकी को देखता है। जब तुम सोचते हो कि पैसा तुम्हारे किए गए को मिटा देता है तो तुम ही नाटक पैदा करते हो, उसने जवाब दिया। मीरा को सिहरन महसूस हुई और पहली बार हॉल का सुंदर फर्श असुरक्षित लग रहा था, जैसे संगमरमर के फर्श में दरारें पड़ गई हों। ईशानी ने कार्ड श्री राघवेंद्र राव को वापस दे दिया, लेकिन उसकी आवाज अलग, ज्यादा दृढ़, ज्यादा परिपक्व निकली। धन्यवाद, उसने कहा। अब मुझे और कुछ यहां मत बताइए। श्री राघवेंद्र राव ने सिर हिलाया और अपनी आवाज धीमी की। अगर तुम्हें पूरी सच्चाई चाहिए तो टोस्ट खत्म होने के बाद मेरे साथ आना और अपनी मां को भी ले आना। उसे अकेला मत छोड़ना। ईशानी ठंडी पड़ गई। मेरी मां खतरे में है। श्री राघवेंद्र राव ने अपना जबड़ा कस लिया। जब से उन्होंने यह आमंत्रण तुम्हारी मेज पर रखा है। हाँ, ईशानी को उसी पल राधा को फोन करने का मन हुआ, लेकिन उसे याद आया, ऐसी जगहों पर फोन भी सुनते हैं। अर्जुन, इसके विपरीत, अब अपनी मुस्कान बनाए नहीं रख पा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ डर भी झलक रहा था। विक्रम अर्जुन के पास आया, उसके कान में बोला, जल्दी करो, इसे अभी रोको, टोस्ट करो, उसे माइक पर लाओ और इससे पहले कि यह बूढ़ा आदमी और कुछ कहे, उसे खत्म कर दो। अर्जुन ने घूंट निगला, ईशानी को देखा और
पहली बार उसने उसे सफाईकर्मी की बेटी के रूप में नहीं देखा। उसने उसे एक गलती के रूप में देखा, एक ऐसी गलती जो उसकी प्रतिष्ठा या इससे भी बदतर चीजों की कीमत चुका सकती थी। मंच पर एक कर्मचारी ने घोषणा की, 5 मिनट में मेजबान का टोस्ट। मीरा ने वास्तविक चिंता के साथ ईशानी को देखा। ईशानी, जिसके अंदर कार्ड और उपनाम गूंज रहे थे, ने मंच की ओर ऊपर देखा और उसकी शांति एक निर्णय में बदल गई। अगर उन्हें माइक चाहिए था तो उन्हें मिलेगा। मंच एक खुले मुंह की तरह तैयार था। ठंडी सफेद रोशनियां, पीछे सिंघानिया ग्रुप के लोगों वाली बड़ी स्क्रीन, एक सेना की तरह सजे हुए गिलास। केंद्र में माइक उस आवाज का इंतजार कर रहा था जिसे लगता था कि दुनिया उसी की है। मीरा शर्मा ने घड़ी देखी। उसके पेट को पहले ही पता था कि क्या होने वाला है। टोस्ट नहीं था, वह तालियों के साथ एक जाल था। बगल में विक्रम कपूर तेजी से सुंदर जहर के साथ अर्जुन सिंघानिया के कान में फुसफुसा रहा था, बस सरल काम करो, ऊपर जाओ। वह धन्यवाद के कुछ शब्द कहेगी और जब वह लड़खड़ाएगी तो महफिल खुद ही हंस पड़ेगी। उसने बुदबुदाया। तब राजकुमारी की कहानी खत्म। अर्जुन ने घूंट निगला, मेजबान की मुस्कान वापस लाने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी आंखों में एक छाया दिख रही थी। उसके संपर्क ने क्या कहा था और श्री राघवेंद्र राव ने क्या इशारा किया था, उसने उसके पैरों तले की जमीन हिला दी थी। फिर भी गर्व ने उसे धकेला। जाओ, अर्जुन ने रूखेपन से कहा। एग। ईशानी कुछ कदम पीछे खड़ी थी। पीले सोने की साड़ी ठंडी रोशनी में चुनौती की तरह चमक रही थी। उसके हाथ में वह पुराना कार्ड नहीं था जो श्री राघवेंद्र राव ने दिखाया था, लेकिन उपनाम, हां, अंदर ही अंदर ढोल की तरह गूंज रहा था। तुम्हारे इतिहास का कुछ यहां है और यह कोई संयोग नहीं है। श्री राघवेंद्र राव फिर से उसके पास आए, बिना ध्यान आकर्षित किए। इस खेल में मत उलझो, उन्होंने फुसफुसाया। वे जरूरी बातों को छिपाने के लिए तमाशा करते हैं। ईशानी ने उन्हें शांत दृढ़ता से देखा। मैं खेलने नहीं आई हूं, उसने फुसफुसाया। मैं आंखों में देखने आई हूं। श्री राघवेंद्र राव ने अपना जबड़ा कस लिया। तो अपनी मां का ध्यान रखना, उन्होंने कहा। अगर आज कुछ टूटता है तो वे उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ईशानी को सीने में जकड़न महसूस हुई, अर्जुन के डर से नहीं बल्कि राधा के लिए डर से। उसी क्षण कर्मचारी ने स्पष्ट आवाज में घोषणा की, देवियों और सज्जनों, इस समय हमारे मेजबान अर्जुन सिंघानिया के शब्द। तालियां, उठे हुए गिलास, तैयार मुस्कान। अर्जुन आत्मविश्वास से मंच पर चढ़ गया, अपनी जैकेट ठीक की, माइक उठाया और अपनी आवाज को ऐसे गिरने दिया जैसे वह महंगा रेशम हो। शुभ संध्या, उसने कहा। पीछे स्क्रीन पर सफलता और स्थापना की तस्वीरें दिखाई गईं। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हॉल उसे स्वचालित प्रशंसा से देख रहा था। अर्जुन युवा और शक्तिशाली था। इस उम्र में कई लोग शक्ति को योग्यता से भ्रमित करते हैं। विक्रम उसे नीचे से देख रहा था, एक संगीतकार की तरह संतुष्ट। मीरा, इसके विपरीत, तालियां नहीं बजा रही थी, वह ईशानी को देख रही थी। अर्जुन सामाजिक जिम्मेदारी, अवसर देने, प्रेरित करने की बात करता रहा। सुंदर, साफ, रक्तहीन शब्द। और जब माहौल गर्म हुआ तो वह मुस्कुराया। आज इसके अलावा हमारे पास एक बहुत खास मेहमान है, उसने कहा। एक महिला जो नीचे से ऊपर तक के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। मैं ईशानी शर्मा से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह हमारे साथ यहां मंच पर आए। एक फुसफुसाहट लहर की तरह उठ गई। मोबाइल फोन उठ गए। कई मुस्कानें वार के लिए तैयार हो गईं। ईशानी हिचकिचाई, नहीं, दृढ़ कदमों से मंच की ओर चली। इतनी तेजी से नहीं, धीरे धीरे नहीं, ठीक। हर कदम यह कहता लग रहा था, तुम मुझे घसीट नहीं सकते। जब वह ऊपर चढ़ी तो अर्जुन ने उसे हाथ बढ़ाकर और उस मुस्कान के साथ स्वागत किया जो दयालु होने का नाटक करती थी। आने के लिए धन्यवाद, ईशानी, उसने माइक पर कहा। हमें बताओ कि यहाँ ऐसी जगह पर होना कैसा लगता है। सवाल ऐसे भरा हुआ था जैसे ऐसी जगह कोई कैथेड्रल हो और वह एक अवांछित आगंतुक हो। ईशानी ने नरमी से माइक पकड़ा। आवाज साफा निकली, बिना कांपे। काफी दिलचस्प, उसने कहा, क्योंकि यहाँ अवसरों की बहुत बात होती है, लेकिन आज मुझे किसी और कारण से आमंत्रित किया गया था। हॉल तनाव में आ गया। अर्जुन ने हंसी का नाटक करते हुए मुस्कुराया। अरे हाँ, उसने पूछा, किस कारण से? ईशानी ने उसे सीधे देखा। मुझे गिरने के लिए, देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, उसने कहा। सबके सामने यह साबित करने के लिए कि एक सफाईकर्मी की बेटी का कोई संबंध नहीं है। सन्नाटा छा गया, असहज सन्नाटा। किसी ने उम्मीद के मुताबिक नहीं हंसा, क्योंकि उसने बिना किसी नाटक के एक तथ्य का वर्णन करते हुए बात की थी। मीरा को सिहरन महसूस हुई। विक्रम ने अपना जबड़ा कस लिया। अर्जुन ने नियंत्रण वापस पाने के लिए एक त्वरित
हंसी हंसी। अतिशयोक्ति मत करो, उसने कहा। यहां हर कोई योग्यता से संबंधित है। ईशानी ने शांति बनाए रखी। तो मुझे खुशी है कि आप जोर से कहते हैं, उसने जवाब दिया। क्योंकि ऐसे जब सच्चाई सामने आती है तो कोई यह नहीं कह सकता कि उन्हें नहीं पता था। अर्जुन ने पलक झपकाई। हॉल ने अजीब तरीके से सांस ली। विक्रम ने नीचे से इशारा किया, जरूरी, उसे अभी दबाओ। अर्जुन ने अपना लहजा बदला। हमें बताओ ईशानी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारी मां तुम्हें यहां देखकर गर्व महसूस कर रही हैं, या उन्हें इस बात की चिंता है कि लोग क्या सोच सकते हैं? यही वार था, राधा को बीच में लाना, उसे शर्मिंदा करना। ईशानी ने माइक को मजबूती से पकड़ा। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। मेरी मां गर्व महसूस कर रही हैं कि जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ किया, उसके बाद भी वह खड़ी है, उसने कहा। एक फुसफुसाहट हॉल से गुजरी। अर्जुन ने लगभग भौहें सिकोड़ी। क्या उन्होंने उसके साथ क्या किया? उसने पूछा, उत्सुकता का नाटक करते हुए। ईशानी ने मंच की तस्वीरों की दीवार की ओर देखा। उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उसने कहा। उन्होंने उसे अदृश्य बना दिया, उन्होंने उसे चुप करा दिया। अर्जुन ने बीच में टोकने की कोशिश की। यह अदालत नहीं है। ईशानी ने उसे एक मीठे लेकिन खतरनाक वाक्य से रोका। नहीं अर्जुन, यह इससे भी बुरा है, क्योंकि यहां बिना सबूत के सिर्फ पैसे से न्याय किया जाता है। विक्रम एक कदम चिड़चिड़ा होकर आगे बढ़ा और सुरक्षा कर्मियों में से किसी को फुसफुसाया। मीरा ने देखा और वास्तविकता का झटका महसूस किया। वे उसे चुप कराने की कोशिश करेंगे। ईशानी ने भी देखा। उसने एक पल के लिए अपनी नजरें झुकाईं और फिर माइक फिर से उठाया। क्या आप जानते हैं कि सबसे दिलचस्प क्या है? उसने दर्शकों की ओर देखते हुए कहा। जब आप गला सिर्फ उन लोगों के लिए जो मायने रखते हैं चैट में हंस रहे थे, तो आपको एक बात का एहसास नहीं हुआ। हॉल जम गया। मीरा अकड़ गई। विक्रम एक स्प्रिंग की तरह तन गया। अर्जुन ने अपनी मुस्कान थोड़ी खो दी। कौन सी चैट? उसने तेजी से कहा। ईशानी ने उसे देखा। वह चैट जहां आपने लिखा था, कोई मदद नहीं करेगा, कोई बचाएगा नहीं, उसने जवाब दिया। जहां आपने मुझे देर से खराब कपड़े पहने, भ्रमित होकर अपमानित करने की योजना बनाई थी। एक फुसफुसाहट ज्यादा तेज होकर फट पड़ी। कई सिर विक्रम की ओर घूमे। दूसरों ने असहजता से अर्जुन की ओर देखा। मीरा को कानों में खून महसूस हुआ। किसी ने लीक किया या ईशानी ने अनुमान लगाया, किसी भी तरह से। हॉल में घोटाले की गंध महसूस हुई। अर्जुन ने ईशानी की ओर एक कदम बढ़ाया, आधे बंद माइक से अपनी आवाज धीमी करते हुए। तुम्हें यह किसने बताया? उसने तनाव से फुसफुसाया। ईशानी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने दूसरे सवाल का जवाब दिया, सभी को देखते हुए। और क्या आप जानते हैं कि वे मुझे खराब तरीके से क्यों पहुंचाना चाहते थे? उसने कहा, क्योंकि अगर मैं अच्छी तरह से पहुंचती तो उन्हें मुझे सीधे देखना पड़ता, और यह तब डरावना लगता है जब कोई साफ नहीं होता। सॉफ्ट शब्द एक खास वजन के साथ गिरा। कई लोग अपनी कुर्सियों पर हिले। नीचे श्री राघवेंद्र राव ने मुट्ठी भींच ली। मीरा को लगा कि हवा अब नियंत्रणीय नहीं थी। अर्जुन ने घूंट निगला। विक्रम अब बर्दाश्त नहीं कर पाया और नीचे से चिल्लाया, मजाकिया लगने की कोशिश करते हुए, ठीक है, ठीक है, यह एक पार्टी है, कोई नाटक नहीं। वह कुछ सुंदर कहे और हम नीचे उतरे। कुछ घबराहट भरी हंसियां, लेकिन अब वे शक्ति की हंसियां नहीं थीं, वे असहज लोगों की हंसियां थीं। ईशानी ने विक्रम को शांति से देखा। कितना अजीब है कि सच्चाई तुम्हें असहज करती है, उसने कहा। मुझे झूठ असहज करते हैं, खासकर वे जो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अर्जुन ने आखिरी बार से नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की। ईशानी, उसने माइक पर कहा, जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, सभी सम्मान के साथ, तुम्हें बर्बाद हुई जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। तुम सिर्फ एक कर्मचारी की बेटी हो। ईशानी ने बिना पलक झपकाए उसे देखा और वहीं मंच पर सबके सामने उसने वह वाक्य कहा जिसने अर्जुन का रंग बदल दिया। नहीं अर्जुन, मैं उस महिला की बेटी हूं जो तुम्हारी फाउंडेशन की तस्वीर में है, और अगर मेरी मां वहां है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है जिसे तुमने दफना दिया है। हॉल जम गया। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम ने मुस्कुराना बंद कर दिया। मीरा को लगा कि दुनिया झुक रही है, और तभी पीछे से एक तेज फुसफुसाहट सुनाई दी और एक महिला की कांपती हुई आवाज, राधा, राधा यहां है। ईशानी सहज रूप से मुड़ी और हॉल के प्रवेश द्वार पर काम की वर्दी में और नम आंखों से राधा खड़ी थी। वह अनुमति मांगने नहीं आई थी, और अनुमति मांगने पा थी, बल्कि इसलिए कि डर अब उसकी बेटी को रोक नहीं पा रहा था। हॉल को इस दृश्य के साथ क्या करना है यह समझ नहीं आया। काम की वर्दी में राधा शर्मा कांपते हाथों के साथ एक पार्टी के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, जहां सब कुछ सूट
चमक और महंगे इत्र था। यह कोई सुंदर दृश्य नहीं था, यह एक असली दृश्य था। और वास्तविकता जब मास्क की जगह में प्रवेश करती है तो अनुमति नहीं मांगती, यह असहज करती है। ईशानी ने देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन ने भी देखा और पहली बार उसके शरीर ने गर्व से पहले प्रतिक्रिया दी। वह तनाव में आ गया, जैसे राधा की उपस्थिति एक चाबी थी, एक ऐसा दरवाजा खोल रही थी जिसे वह नहीं चाहता था। विक्रम इसके विपरीत छिपी हुई बुराई के साथ मुस्कुराया। जरा देखो, उसने किसी को बुदबुदाया। मुख्य पात्र आ गई। मीरा राधा की ओर एक कदम बढ़ी, प्रोटोकॉल से उसे बचाने की कोशिश करते हुए। मैडम, सब ठीक है? आपको कुछ चाहिए? राधा ने एक छोटे से हाव भाव से उसे रोका। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने धीरे से कहा। बस मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी अकेली हो। ईशानी ने एक पल के लिए माइक को कसकर पकड़ा, फिर मापी हुई तेजी से मंच से नीचे उतरी। दौड़े बिना वह अपनी मां के पास ऐसे आई जैसे कोई घाव को ढंकता है। मां, उसने फुसफुसाया, मैंने तुमसे न आने को कहा था। राधा ने हॉल से नजरें हटाए बिना घूंट निगला। और मैंने सावधान रहने को कहा था, उसने जवाब दिया। लेकिन आज मैं छिपी नहीं रह सकी। अर्जुन ने खांसी की आवाज निकाली और मेजबान की आवाज वापस पाई, दृश्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। राधा, उसने माइक पर मुस्कुराते हुए कहा, क्या सरप्राइज, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, यह एक निजी कार्यक्रम है। राधा ने उसे देखा और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसकी अर्जुन को उम्मीद नहीं थी। चापलूसी नहीं, डर नहीं, बल्कि थकान। निजी? राधा ने लगभग आवाज ऊंची करते हुए कहा। यह निजी कैसे था जब तुमने मुझसे बिना पढ़े कागज पर हस्ताक्षर करवाए थे? एक फुसफुसाहट हॉल से गुजरी। अर्जुन ने तेजी से पलक झपकाई। तुम किस बारे में बात कर रही हो? विक्रम एक झूठी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। राधा, नाटक मत करो, उसने कहा। यहां हर कोई कागजों पर हस्ताक्षर करता है, यह सामान्य है। राधा विक्रम की ओर मुड़ी, उसके हाथ कांपते हुए भी आवाज दृढ़ निकली। सामान्य काम करना है, उसने कहा। सामान्य यह नहीं है कि तुम्हारा जो है वह छीन लिया जाए और फिर तुम्हें कृतज्ञता महसूस करने के लिए कहा जाए। ईशानी अपनी मां के बगल में एक दीवार की तरह खड़ी हो गई। मीरा को पेट में ऐंठन महसूस हुई और पीछे से श्री राघवेंद्र राव धीरे से उठ खड़े हुए। अर्जुन राधा की ओर एक कदम बढ़ा, अपनी आवाज को ऐसे धीमा किया जैसे सलाह दे रहा हो। राधा, अपनी जगह याद रखो, उसने फुसफुसाया। तुम्हें यहां बात करना ठीक नहीं है। राधा ने उसकी आंखों में देखा और आखिरकार कई सालों बाद उसने अपना सिर नहीं झुकाया। मेरी जगह वही थी जिसे तुमने छिपने के लिए इस्तेमाल किया था, उसने कहा। और मैं थक गई हूं। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो हंसी से नहीं भरता। राधा ने अपनी वर्दी की जेब से एक पुराना, मुड़ा हुआ, घिसा हुआ लिफाफा निकाला। वह सुंदर नहीं था, वह असली था। उसने उसे उंगलियों से ऐसे पकड़ा जैसे उसका वजन हो। यह, उसने कहा, यह एक कॉपी है जिसे मैंने संभाल कर रखा था क्योंकि एक आदमी ने मुझसे कहा था। राधा, इसे संभाल कर रखो, क्योंकि अगर एक दिन वे तुम्हें मिटाना चाहें तो तुम्हें कागज की जरूरत पड़ेगी। अर्जुन ने घूंट निगला। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। यह क्या है? अर्जुन ने शांत लगने की कोशिश करते हुए पूछा। राधा ने उसे नहीं दिया, उसने मीरा को दिया। तुम ही हो जो सब व्यवस्थित करती हो, उसने कहा। तुम्हें पता होता है जब कुछ गड़बड़ होता है, पढ़ो। मीरा हिचकिचाई, लेकिन ले लिया। उसने लिफाफा खोला, पहली पंक्ति पढ़ी और उसका चेहरा बदल गया। गपशप के लिए नहीं, बल्कि अलार्म के लिए बदला। यह, मीरा ने बुदबुदाया, यह एक गोपनीयता और त्याग का समझौता है, लेकिन तारीख मेल नहीं खाती। राधा ने अपने होंठ भींचे और सिर हिलाया। उन्होंने मुझसे हस्ताक्षर करवाए कि मैं ऐसी किसी चीज का त्याग करूं जो उन्होंने मुझे कभी नहीं दी, उसने कहा, और एक दुर्घटना के बारे में चुप रहने के लिए सहमत हो गई। अर्जुन अकड़ गया। विक्रम ने घबराहट भरी हंसी हंसी, अरे प्लीज, दुर्घटना? यह 10 साल पहले हुआ था। पीछे से श्री राघवेंद्र राव ने दृढ़ आवाज में कहा। यह दुर्घटना नहीं थी, विक्रम। हॉल जम गया। अर्जुन श्री राघवेंद्र राव की ओर मुड़ा, पीला पड़ गया। आपको नहीं पता, श्री राघवेंद्र राव ने उसे रोका। मुझे पता है, उन्होंने कहा, और मुझे पता है कि तुम्हारे पिता ने लोगों को चुप रहने के लिए कहा था, और मुझे पता है कि राधा वहां थी, और मुझे पता है कि वह आदमी जो शिकायत करने वाला था कागजों से गायब हो गया। ईशानी को सीने में जकड़न महसूस हुई, लेकिन वह दृढ़ रही। राधा ने अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखें भरी हुई थीं। मैं डर के मारे चुप रही, ईशानी, उसने फुसफुसाया, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं बोलूंगी तो तुम अपनी मां के बिना रह जाओगी। ईशानी ने राधा का हाथ दबाया। खत्म हो गया।
उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने माइक वापस लेने की कोशिश की। नियंत्रण खोने की हताशा झलक रही थी। यह मानहानि है, उसने कहा। सुरक्षाकर्मी, कृपया। 2 सुरक्षाकर्मियों ने एक कदम बढ़ाया, लेकिन रुक गए जब श्री राघवेंद्र राव ने शांत अधिकार के साथ अपना हाथ उठाया। कोई इस महिला को नहीं छुएगा, श्री राघवेंद्र राव ने कहा, और अगर वे छूते हैं तो कल उनके नाम और सबूत के साथ अखबारों में होंगे। मीरा ने कांपते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन, यह क्या है? उसने पूछा। अब कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक गवाह की तरह। अर्जुन ने अपना जबड़ा कस लिया। मुस्कान मर गई। मीरा, मुझे वह दो, उसने आदेश दिया। मीरा दुविधा में कागज पकड़े रही। ईशानी ने दर्शकों की ओर देखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। मेरी मां यहां सफाई के लिए माफी मांगने नहीं आई हैं, उसने कहा। वह यह कहने आई हैं कि आप अछूत नहीं हैं। विक्रम ने एक कदम रावण के जैसे गुस्से से बढ़ा। बस करो, उसने कहा। यह हमेशा की तरह पैसे से सुलझ जाएगा। ईशानी ने उसे शांति से देखा। और यही तुम्हारी समस्या है, उसने कहा। तुम सोचते हो कि सब कुछ पैसे से सुलझ जाता है, क्योंकि तुमने कभी शर्म से भुगतान नहीं किया। हॉल ने अजीब तरीके से सांस ली। कई मेहमान अब मजाक के लिए रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, वे गलत पक्ष में होने के डर से रिकॉर्ड कर रहे थे। राधा ने कांपते हुए शरीर के साथ, लेकिन दृढ़ आवाज में आखिरी टुकड़ा सामने रखा। वह फाउंडेशन की तस्वीर, उसने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। वह याद नहीं है। वह इस बात का सबूत है कि जब सब कुछ हुआ था तब कौन वहां था। वह अचल खड़ी रही, और तभी पीछे से एक मेहमान ने, जो शांत रहा था, पहली बार बोला, मैंने भी उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसने कांपती आवाज में कहा। और मुझे अफसोस है। एक और फुसफुसाहट, एक और दरार जो टूट गई। मीरा ने कागज को कसकर पकड़ा और श्री राघवेंद्र राव की ओर देखा। हम क्या करते हैं? उसने पूछा। श्री राघवेंद्र राव हिचकिचाए नहीं। इसे दर्ज करो, उन्होंने कहा। अभी। अर्जुन ने घूंट निगला। ईशानी को देखा, राधा को देखा, हॉल को देखा, और पहली बार समझा कि वह अब कार्यक्रम को नियंत्रित नहीं कर रहा था। वह एक पतन का साक्षी बन रहा था। लेकिन विक्रम, जिसकी आंखों में आग थी, अर्जुन के पास आया और एक वाक्य फुसफुसाया जिसने मीरा को ठंडी कर दिया। अगर हम आज उन्हें मिटाते नहीं हैं तो कल वे हमें दफना देंगे। हॉल अब महफिल नहीं, सबूत का मैदान बन गया था। मोबाइल अब उत्सुकता से नहीं, बल्कि गलत पक्ष में होने के डर से इशारा कर रहे थे। मीरा शर्मा ने लिफाफा मजबूत हाथों से पकड़ा और अर्जुन पर नजरें गड़ाए वह कहा जो कोई सिंघानिया से कहने की हिम्मत नहीं करता था। यह सुलझेगा नहीं, यह दर्ज होगा। अर्जुन कागज वापस लेने के लिए एक कदम बढ़ा। मुझे वह दो। मीरा हिली नहीं। नहीं। विक्रम कपूर ने दांत पीसे और दबी हुई नाराजगी से आगे बढ़ा, लेकिन श्री राघवेंद्र राव खतरनाक शांति के साथ उसके सामने खड़े हो गए। सोचना भी मत, श्री राव ने कहा। आज यह खेल खत्म होता है। राधा शर्मा कांपते हुए भी सांस ले रही थी, लेकिन खड़ी रही। ईशानी ने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा, जैसे उसका हाथ एक लंगर हो। मैं सालों तक चुप रही, राधा ने फुसफुसाया, डर से और अपनी बेटी के लिए। लेकिन अब बस। एक मेहमान ने आवाज उठाई। मैंने भी उस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उसने स्वीकार किया, और मेरे पास उसकी कॉपी है। हवा में गिलास लिए एक और व्यक्ति ने बुदबुदाया। मैंने दुर्घटना देखी थी और हमेशा जानता था कि उन्होंने इसे छिपाया था। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। वह अब कार्यक्रम का मालिक नहीं था, वह एक अदृश्य अभियुक्त था। विक्रम ने आखिरी दांव खेलने की कोशिश की। दोस्तों, अतिशयोक्ति मत करो, हम निजी तौर पर बात कर सकते हैं। ईशानी ने उसे शांत शीतलता से देखा। निजी तुम लोगों का हथियार था, उसने कहा। जनता उसका नतीजा होगी। मीरा ने फोन पर नंबर डायल किया। उसने जोर से नहीं बोला, बस कहा, मुझे एक नोटरी और कार्यवाही का रिकॉर्ड अभी चाहिए। अर्जुन ने अपना जबड़ा कस लिया। राधा को ऐसे देख रहा था जैसे आंखों से उसे तोड़ना चाहता हो। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? उसने फुसफुसाया। राधा ने उसे दृढ़ थकान से देखा। तुमने पहले किया था, उसने जवाब दिया, जब तुमने मुझे चुप करा दिया था। श्री राघवेंद्र राव ने बिना चिल्लाए आखिरी वार किया। और कल, अर्जुन, तुम्हारे फाउंडेशन का ऑडिट होगा, तुम्हारे दान का भी, और तुम्हारा साथी अकेला भागेगा। विक्रम ठंडी पड़ गई। क्या श्रीमान? श्री राघवेंद्र राव ने उसे ऐसे देखा जैसे कोई ऐसे व्यक्ति को देखता है जो पहले ही हार चुका हो। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें शहर बर्दाश्त करता है जब तक कि वे रिकॉर्ड नहीं बन जाते। विक्रम एक कदम पीछे हट गया, देर से समझते हुए। अर्जुन ने घूंट निगला, हारा हुआ। दीवार पर फाउंडेशन की तस्वीर वहीं शांत लटकी रही।
वह अब गर्व नहीं था, वह सबूत था। कुछ दिनों बाद मामला औपचारिक रूप से खुल गया। कई गवाह कॉपियों के साथ सामने आए। समझौता रद्द कर दिया गया। विक्रम ने मुंह छिपाने की कोशिश की और सार्वजनिक दबाव ने उसे डुबो दिया। अर्जुन ने इमेज का नियंत्रण खो दिया और उस सच्चाई से दागदार हो गया जिसे उसने दफन कर दिया था। राधा ने अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ दी, लेकिन सीधी खड़ी रही। अब कोई उसे छोटी जैसे कम करने वाले शब्दों से नहीं बुलाता था, वे उसे राधा बुलाते थे। ईशानी ने क्रूरता से जश्न नहीं मनाया, बस शांति के साथ। मैं एक साड़ी के लिए देवी बनने नहीं आई थी, उसने अपनी मां से कहा। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई थी कि तुम कौन हो। और राधा ने आखिरकार ऐसे सांस ली जैसे कोई हवा रहित कमरे से बाहर निकलता है। उपसंहार। 2 साल बाद शनिवार की सुबह की धूप रसोई की खिड़की से अंदर आ रही थी जब ईशानी कॉफी बना रही थी। एक छोटे से शहर में उनका छोटा घर आलीशान नहीं था, लेकिन वह उनका था। अर्जुन को मजबूरन चुकाए गए अतिरिक्त न्यायिक समझौते के पैसे से खरीदा गया था। राधा पहले ही बाहर जाने के लिए तैयार होकर रसोई में आ गई। 52 साल की उम्र में वह 10 साल छोटी लग रही थी। कंधों का बोझ चला गया था। आज पढ़ाने जा रही हो? ईशानी ने पूछा। राधा मुस्कुराई। उसने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया था और अब नगर पालिका की एक परियोजना में वयस्कों को साक्षरता कक्षाएं देती थी। हाँ, श्रीमती कंसीसन आखिरकार पूरे वाक्य पढ़ रही हैं। ईशानी मुस्कुराई। और मैं नए मुख्यालय के उद्घाटन में जा रही हूं। गरिमा फाउंडेशन, ईशानी द्वारा श्री राघवेंद्र राव के समर्थन से स्थापित, ने पहले ही 200 से अधिक परिवारों को श्रमिक दुर्व्यवहार की शिकायत करने में मदद की थी। जो व्यक्तिगत बचाव के रूप में शुरू हुआ था, वह जीवन का एक मिशन बन गया था। राधा ने कॉफी का कप उठाया और अपनी बेटी को देखा। तुम्हें किसी बात का अफसोस है? ईशानी ने एक पल सोचा। पहले न जाने का, उसने कहा। मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि गरिमा मांगी नहीं जाती, वह होती है। राधा ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता गर्व महसूस करते। यह सालों में पहली बार था जब उसने अपने पति के बारे में बिना दर्द के बात की थी। जब वे घर से निकले तो वे कोने पर न्यूज स्टैंड से गुजरे। एक पत्रिका के कवर पर अर्जुन सिंघानिया पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए था। शीर्षक था, पूर्व व्यवसायी एक और श्रमिक मुकदमे का सामना कर रहा है। राधा ने उसे देखा और उसे गुस्सा नहीं आया, उसे दया आई। वह अलग होने का चुनाव कर सकता था, उसने कहा। ईशानी ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। हम भी चुप रहने का चुनाव कर सकते थे, उसने जवाब दिया, लेकिन हमने आजाद रहने का चुनाव किया। वे हाथों में हाथ डाले सड़क पर चले। 2 महिलाएं जिन्होंने सीखा कि शर्म केवल तभी मौजूद होती है जब हम उसे ढोने के लिए स्वीकार करते हैं। और उस शनिवार की सुबह राधा शर्मा ने 20 सालों में पहली बार सिर झुकाए बिना चली, क्योंकि उसने कुछ ऐसा खोज लिया था जिसे कोई मालिक नहीं छीन सकता। गरिमा पद नहीं, पसंद है। यदि इस कहानी ने आपको भावुक किया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि साहस एक साधारण पोशाक में, एक मेहनती मां में और एक ऐसी बेटी में हो सकता है जो सिर झुकाने से इनकार करती है। आप हमें किस शहर से देख रहे हैं? टिप्पणियों में हमें बताएं। एक आलिंगन,